हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द लीगल लेडी एंड आई एम प्रीति सांगवान। और हम कर रहे हैं बीएनएस की लेक्चर सीरीज। इस सीरीज में लास्ट क्लास में हमने शुरू किया था हर्ट वाला सब पार्ट, जो हमने ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी का जो एक बड़ा चैप्टर हम पढ़ रहे हैं जिसमें डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं। तो उसमें लास्टली हमने कंप्लीट किए थे ऑर्गेनाइज क्राइम, टेररिस्ट एक्टिविटीज एक्सेट्रा। और आज कल वाली क्लास में यानी कि लास्ट क्लास में हमने शुरू किया था रिगार्डिंग हर्ट, जितने भी सेक्शंस हैं उनके बारे में हमने पढ़ना स्टार्ट किया था। तो हर्ट के रिगार्डिंग जो सेक्शन है वो आपके सेक्शन है सेक्शन 114 से लेके 125 तक। ठीक है, हमने जो बेसिक हर्ट के बारे में बताया हुआ है यानी कि सेक्शन 114 जो डिफाइन करता है सिंपल हर्ट को, हमने पढ़ा कि हर्ट दो तरह के होते हैं। एक होता है सिंपल हर्ट, दूसरा होता है ग्रीवस हर्ट। हर्ट की एग्रीवेटेड फॉर्म क्या होती है? ग्रीवस हर्ट होती है। तो 114 ने हमें सिंपल ये बताया कि हर्ट होता क्या है। हर्ट वो होता है जो किसी पर्सन को, एक पर्सन जब दूसरे पर्सन को कोई बॉडीली पेन, कोई डिजीज, कोई इन्फर्मिटी कोज कर देता है तो उसको हम कहेंगे कि इसने इस पर्सन को हर्ट कोज किया। क्लियर है? ये सेक्शन 114 ने हमें बताया था। इट इज पर से नॉट एन ऑफेंस। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा सेक्शन 115 जो बात करता है वॉलंटरी कोजिंग हर्ट के बारे में। ये ऑफेंस की कैटेगरी में जाएगा। ये क्या कहता है? हमने पढ़ा है कि किसी भी ऑफेंस के लिए मेंसरिया प्लस एक्टस रियस दोनों रिक्वायर्ड हैं। तो सेक्शन जो 115 है वो आपका मेंसरिया भी बताता है कि एक्टस रियस तो होना ही चाहिए, यानी कि एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को हर्ट कोज किया, हर्ट यानी कि बॉडीली पेन कोज किया, इन्फॉर्मिटी कोज की या कोई डिजीज कोज की, वो तो होना ही चाहिए। साथ में जो मेंसरिया रिक्वायर्ड है वो क्या है? इंटेंशन टू कमिट दैट हर्ट और द नॉलेज दैट ही इज लाइकली टू कॉज दैट हर्ट। यानी कि या तो इंटेंशन या फिर नॉलेज प्रेजेंट होनी चाहिए कि मैं इस पर्सन को ये हर्ट कोज कर रहा हूं। या तो उसकी डायरेक्ट इंटेंशन थी या फिर उसको आइडिया था, तो हमने उसको कहा कि ये वॉलंटरी कोजिंग हर्ट में आएगा। ठीक है, वॉलंटरी में मैंने बताया तीन चीजें इंक्लूडेड रहती हैं जनरली जब हम पढ़ते हैं। कौन सी? एक तो वॉलंटरी में आपका इंटेंशन इंक्लूड रहता है, दूसरा नॉलेज इंक्लूड रहता है और तीसरा रीजन टू बिलीव इंक्लूड रहता है। लेकिन यहाँ पे वॉलंटरी के लिए हमने दो चीजें मेंशन की हुई हैं, इंटेंशन और नॉलेज, प्लस साथ में एक्टस रियस। फिर उसकी पनिशमेंट दी हुई थी कि 1 साल तक की सजा हो सकती है, 10,000 रुपए तक का फाइन हो सकता है। जो सजा होगी वो इधर डिस्क्रिप्शन की हो सकती है, या तो सिंपल या फिर रिग्रेस, या फिर फाइन और इम्प्रिजनमेंट दोनों भी हो सकती है। उसके बाद हम आए नेक्स्ट सेक्शन 116 में, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बात करता है ग्रीवियस हर्ट की। वो क्या कहता है? वो ग्रीवियस हर्ट को सिंपल डिफाइन करता है। ये कहता है, देखो हर्ट एक ब्रॉड टर्म है, यानी कि उसका एक सब स्पीसी कौन है? ग्रीवियस हर्ट। कि अगर हर्ट के डिस्क्रिप्शन में, अगर इन 8 डिस्क्रिप्शन में से कोई भी तरह का हर्ट होता है तो उसको हम सिंपल हर्ट ना कह के क्या कहेंगे? ग्रीवियस हर्ट कहेंगे। तो हर्ट जो टर्म है वो जीनस है और ग्रीवियस हर्ट उसी का एक स्पीसी है। क्लियर है? तो अब ये ग्रीवियस हर्ट में 8 ऐसे क्लॉजेस दे रखे हैं, ए से लेके आपके एच तक। क्या बात करता है? ये कहता है ग्रीवियस हर्ट में क्या क्या आएगा? इमेस्कुलेशन आएगा, प्राइवेशन ऑफ द साइट ऑफ आइदर आई आएगा, प्राइवेशन ऑफ द हियरिंग ऑफ आइदर ईयर आएगा, प्राइवेशन ऑफ एनी मेंबर और जॉइंट आएगा, या फिर डिस्ट्रक्शन ऑफ एनी मेंबर और जॉइंट आ जाएगा, या फिर आपका किसी के फेस को डिफिगर करना या हेड को डिफिगर करना, वो भी इसमें आ जाएगा। या फिर लास्ट क्लोज जो हमने पढ़ा था वो क्या था, जो इंपॉर्टेंट भी था, कि अगर मान लो कोई ऐसा हर्ट कोज होता है जो लाइफ को एंडेंजर कर रहा है या फिर जो सफरर है उसको 15 दिन के स्पेन के लिए सीवियर बॉडीली पेन में डाल देता है, या फिर इस तरह से उसको कोई भी हर्ट कोज करता है जिसकी वजह से 15 दिन तक वो अपने ऑर्डिनरी परस्यूट को फॉलो नहीं कर पाता, वो किस में चला जाएगा? ग्रीवियस हर्ट में चला जाएगा। तो इसके 8 क्लोजेस दिए हुए हैं कि ग्रीवियस हर्ट में ये फॉल करेंगे। तो उसके बाद हम आए सेक्शन 117 पे। सेक्शन 117 क्या कहता है? सेक्शन 117 इसको ऑफेंस की कैटेगरी में लेके आता है कि वॉलंटरी कोजिंग ग्रीवियस हर्ट क्या होता है। वॉलंटरी कोजिंग ग्रीवियस हर्ट क्या होता है? कि जब किसी पर्सन की इंटेंशन या नॉलेज थी कि मैं ये जो हर्ट कोज कर रहा हूं ये ग्रीवियस हर्ट है, यानी कि उन 8 क्लोजेस में से फॉल करने वाला कोई भी एक्ट जब वो कमिट कर रहा है तो उसको पता है कि मैं कौन सा एक्ट कमिट करने वाला हूँ। ऐसा नहीं कि उसकी इंटेंशन सिंपल हर्ट की थी या उसकी नॉलेज सिंपल हर्ट की थी, उसकी इंटेंशन या नॉलेज भी ग्रीवियस हर्ट की होनी चाहिए, प्लस जो एक्ट कमिट हुआ है वो भी कौन सा होना चाहिए? उन 8 में से कोई एक एक्ट होना चाहिए, जैसे कि डिसलोकेशन ऑफ बोन और टिथ, ये भी उनमें से एक था जो हम भूल गए थे पिछले। अच्छा, उसके बाद क्या कहता है कि अगर कोई पर्सन वॉलंटरी ग्रीवियस हर्ट कोज करता है तो उसकी जो पनिशमेंट रहेगी वो 7 साल तक की सजा हो सकती है ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन एंड शेल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन, और फाइन भी इसमें इंक्लूडेड रहेगा। क्लियर है? ये हमारा सेक्शन 117 था। इसमें एक एक्सप्लेनेशन भी साथ में अटैच थी। वो एक्सप्लेनेशन क्या कहती है जो फर्स्ट क्लोज के साथ है
कि जहां पे एक्टा सीरियस है ग्रीवियस हर्ट का, मेंसरिया भी ग्रीवियस हर्ट की ही होनी चाहिए, जिस एक्ट को कर रहे हैं उसी की मेंसरिया होनी चाहिए। ठीक है, ये बहुत सिंपल है। लेकिन इसमें साथ में जो एक चीज और कही गई है, लेटर पार्ट जो एक्सप्लेनेशन का है, वो क्या कहता है कि अगर मान लो इंटेंशन या नॉलेज यानी कि मेंसरिया थी किसी एक काइंड ऑफ ग्रीवियस हर्ट की, 8 तरीके हैं, तो मान लो कोई एक तरह का ग्रीवियस हर्ट कोज करने की मेंसरिया थी, लेकिन जब कोज किया तो वो दूसरी तरह का ग्रीवियस हर्ट कोज किया, तो आप ये नहीं कह सकते कि मेंसरिया और एक्टा सीरियस तो कोइंसाइड ही नहीं कर रहे। अगर किसी एक काइंड ऑफ ग्रीवियस हर्ट कोज करने की मेंसरिया थी और दूसरी तरह का ग्रीवियस हर्ट आपने आपने कोज कर दिया, तो एक्सप्लेनेशन कहती है कि जो पर्सन है, जो रॉन्ग डूअर है, वो ग्रीवियस हर्ट के लिए ही लायबल रहेगा। समझ में आ गया यहाँ तक? उसके बाद एक जो नेक्स्ट क्लोज था जो इंपॉर्टेंट भी है, वो क्या कहता है कि अगर मान लो कोई ग्रीवियस हर्ट कोज करता है और उस एक्ट को कोज करने के बाद वो किसी सामने वाले पर्सन को, जो सफरर है, उसको परमानेंट डिसेबिलिटी में या परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट में पहुंचा देता है, तो वहां पे जो पनिशमेंट है वो कितनी हो जाएगी? पहली चीज, रिग्रेस डिस्क्रिप्शन की इम्प्रिजनमेंट रहेगी, मिनिमम इम्प्रिजनमेंट 10 साल, मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट, यानी कि रिमाइंडर ऑफ दैट पर्सन्स नेचुरल लाइफ। हमने ये भी पढ़ा था पहले कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट दो तरीके की हो सकती है। एक तो वो हो सकती है जिसमें एक फिक्स टर्म है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट बोलने को बोल दिया, लेकिन उसको बीच इन बिटवीन उसके बिहेवियर की वजह से या फिर किसी भी कारण से उसको निकाला जा सकता है। लाइफ इम्प्रिजनमेंट का जरूरी नहीं है कि वो टिल डेथ वहां तक रहे, एक लिमिटेड पीरियड भी हो सकता है कि 15 साल में निकाल दिया, 20 में निकाल दिया। लेकिन अब जहां पे स्पेसिफिकली मेंशन है कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट शैल मीन द रिमाइंडर ऑफ दैट पर्सन्स नेचुरल लाइफ, तो वहां पे क्या है कि ये मैंडेटरी है कि उस पर्सन की डेथ जब तक होगी वो किस में रहेगा? इम्प्रिजनमेंट में रहेगा। ठीक है, उसके बाद एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्लोज जो हमने मर्डर में भी पढ़ा था, मॉब लिंचिंग के बारे में, वो यहाँ पे भी मेंशन है। हमने 103 में पढ़ा था, अगर आपको ध्यान हो तो। यहाँ पे क्या कहता है कि अगर मान लो 5 या 5 से ज्यादा लोग हैं, सबसे पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन की उन्होंने कंसल्ट टुगेदर किया, मीटिंग ऑफ माइंड्स किया, कॉमन इंटेंशन फ्रेम की, और उसके बाद वो किसी पर्सन को ग्रीवियस हर्ट कोज कर रहे हैं। लेकिन वो जो ग्रीवियस हर्ट है वो क्यों कोज किया जा रहा है उस पर्सन को? उससे क्या राइवलरी है? on the basis of race, on the basis of caste, on the basis of community, sex, place of birth, language, या फिर पर्सनल उसका जो बिलीफ है कि वो किस बिलीफ को फॉलो कर रहा है, या फिर इसी तरह का कोई सिमिलर ग्राउंड्स है। उस केस में अगर उन्होंने इस ग्राउंड पे 5 या 5 से ज्यादा लोगों ने कंसल्ट टुगेदर करके उनमें से किसी ने भी सामने वाले पर्सन को ग्रीवियस हर्ट कोज कर दिया, तो उस केस में हर एक पर्सन जो उसका मेंबर था, जिसने कंसल्टिंग में पार्टिसिपेट किया था, इंडिविजुअली उसको पनिशमेंट दी जा सकती है अप टू 7 years प्लस ऑल्सो लाइबल टू फाइन। क्लियर है? ये सेक्शन 117 तक हमने पढ़ लिया था। आज हम स्टार्ट करने वाले सेक्शन 118। अब सेक्शन 118 से लेके 125 तक बहुत सिंपल है, आपको जस्ट हेडिंग याद करनी है, डायरेक्ट रीडिंग करनी है, इसके बाद कोई टेक्निकलिटी उसमें नहीं है। आपको ये समझ आ गया हर्ट क्या होता है, ग्रीवियस हर्ट क्या होता है? ठीक है, तो 118 बात करता है कि जब कोई पर्सन किसी को हर्ट या ग्रीवियस हर्ट कोज करता है बाय यूजिंग डेंजरस वेपन्स, ये आपने याद रखना है, बाय डेंजरस वेपन, इसको अंडरलाइन कर लो ताकि रिवीजन के टाइम पे आपको जब सिर्फ हेडिंग याद करनी है तो वो आपके लिए इजी हो जाएगा। तो ये क्या कहता है सेक्शन 118? ये कहता है एक्सेप्ट सेक्शन 122 क्लोज 1, जब वॉलेंटरीली कोजिंग हर्ट की डेफिनेशन वो पढ़ते हैं पनिशमेंट सेक्शन 115 में, या फिर वॉलेंटरीली कोजिंग ग्रीवियस हर्ट की पनिशमेंट पढ़ते हैं हम 116 में, सॉरी 117 में, तो वहां पे भी आपने देखा होगा कि स्पेसिफिकली मेंशन है 115 में दिया हुआ है एक्सेप्ट सेक्शन 122 क्लोज 1, और 117 में दिया हुआ है एक्सेप्ट सेक्शन 122 क्लोज 2। तो ये सेक्शन 122 क्या है इस पे हम बाद में आएंगे। तो आपने दिमाग में रखना है कि 122 में कुछ ऐसा है जो पनिशमेंट को, जो जनरल पनिशमेंट उस पर अप्लाई नहीं होती। तो यहाँ पे भी क्या कह रहा है कि वॉलेंटरी कोजिंग हर्ट और ग्रीवियस हर्ट बाय डेंजरस वेपन एक्सेप्ट सेक्शन 122 क्लोज 1, फर्स्ट क्लोज, causes hurt by means of an instrument for shooting, stabbing, cutting। cause क्या कर रहा है? हर्ट। आपको भी पता है वॉलेंटरी कोजिंग हर्ट क्या होता है, ठीक है? उसकी मेंसरिया है प्लस वो किसी को बॉडीली पेन, कोई डिजीज को इन्फर्मिटी कोज कर रहा है, क्योंकि सिंपल हर्ट की बात कर रही हूं मैं अभी फर्स्ट क्लोज में 118 की। ये कहता है कि जो हर्ट कोज किया है उसको करते टाइम ये भी तो डिपेंड करता है कि आपने इंस्ट्रूमेंट क्या यूज किया हर्ट कोज करने में। एक तो जस्ट एक फिस्ट ब्लो दिया, किसी को एक स्लैप दिया, किसी को आपने किक किया, ठीक है, ये उतना डेंजरस नहीं है। लेकिन जब 118 पे आते हैं तो ये कहता है यूजिंग डेंजरस वेपन। तो अब डेंजरस वेपन किस किस क्या क्या हो सकते हैं? एन इंस्ट्रूमेंट फॉर शूटिंग,
शूटिंग के लिए क्या यूज होता है? पिस्टल यूज होती है, कोई गन यूज हो सकती है। स्टैबिंग, स्टैबिंग का मतलब जैसे चाकू, गोदना, छोटी कटार हो सकती है, या फिर कटिंग, या फिर कोई ऐसी चीज जिससे किसी की बॉडी को कट किया जा सकता है। अगर इस तरह का कोई इंस्ट्रूमेंट यूज करके कोज किया, क्या है, कोज तो हर्ट किया है, लेकिन आपने जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया है वो एक ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट था जो जनरली यूज होता है शूटिंग, स्टैबिंग और कटिंग के लिए, या फिर ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो अगर वेपन के तौर पे यूज किया जाए देन दैट वेपन इज लाइकली टू कोज डेथ। ठीक है, कोई बहुत हार्मफुल सा चाकू है, बहुत शार्प है, ठीक है, दैट इज लाइकली टू कोज डेथ। इस तरह का अगर कोई भी चीज आपने यूज करके हर्ट कोज किया है, या फिर फायर, हीटेड सब्सटेंस, पॉइजन, कोरोसिव सब्सटेंस, एक्सप्लोसिव सब्सटेंस, कोई भी इनमें से इस तरह का सब्सटेंस यूज करके हर्ट कोज किया है, या फिर एनी सब्सटेंस विच इज डिलीटेरियस टू द ह्यूमन बॉडी टू इनहेल, स्वेलो और रिसीव इनटू ब्लड, या फिर कोई ऐसा सब्सटेंस यूज किया जो ह्यूमन बॉडी में अगर अंदर चला जाता है, वो स्वेलो कर लेता है, कोई भी ह्यूमन बीइंग उसको अंदर एडमिनिस्टर कर लेता है, खुद के इनहेल कर लेता है, या फिर किसी भी तरीके से उसके ब्लड में मिक्स हो जाते हैं, कोई ऐसी नॉक्सियस गैस हो सकती है, कोई इंजेक्शन के थ्रू कोई ऐसी मेडिसिन हो सकती है जो ब्लड में जाने के बाद इट इज डिलीटेरियस टू द ह्यूमन बॉडी, दैट मीन्स इट इज हार्मफुल टू द ह्यूमन बॉडी। अगर इस तरह का कोई सब्सटेंस यूज हुआ, फिर से बता रही हूँ, एक्टा सीरियस तो हर्ट ही कोज हुआ है, लेकिन जो वेपन यूज हुआ वो वेपन डेंजरस था, या फिर बाय मीन्स ऑफ एन एनिमल, किसी एनिमल का यूज करके, कोई खतरनाक एनिमल हो सकता है, कोई स्नेक हो सकता है, बुल हो सकता है, कोई भी खतरनाक का, कोई फेरोसियस डॉग हो सकता है, उससे अगर हर्ट कोज करवाया है तो जो पनिशमेंट है, जो सिंपल हर्ट की पनिशमेंट हम 1 साल और 10,000 तक का फाइन पढ़ रहे थे, ये एग्रीवेट होके 3 साल तक की सजा और 20,000 तक का फाइन या फिर दोनों में चली जाएगी। इसका जो 118 का जो सेकंड क्लोज है वो बात करता है सेम सिचुएशन। 118 एक बात करता है कि अगर हर्ट कोज हुआ है, 118 दो बात करता है अगर ग्रेवियस हर्ट कोज हुआ है, तो जो ग्रेवियस हर्ट सिंपली पनिशेबल था अप टू 7 इयर्स प्लस फाइन, अब जो इम्प्रिजनमेंट हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, या तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकती है पहली चीज, या फिर 1 से लेके 10 साल तक की सजा, यानी कि किसी भी केस में कम से कम 1 साल सजा तो होगी होगी अगर ग्रेवियस हर्ट कोज हुआ है बाय यूजिंग डेंजरस वेपन। अब डेंजरस वेपन में क्या क्या आएंगे, ये सारी चीजें आएंगी, कोई इंस्ट्रूमेंट फॉर शूटिंग, स्टैबिंग, कटिंग, कोई डेंजरस ऐसा वेपन जो उसको वेपन के तौर पे यूज किया जाए तो दैट इज लाइकली टू कोज डेथ, कोई फायर, एक्सप्लोसिव सब्सटेंस, हीटेड सब्सटेंस, या फिर पॉइजन है, कोरोसिव सब्सटेंस है, कोई इस तरह की चीज है जिसको अगर ह्यूमन बॉडी में एडमिनिस्टर कर दिया जाए, इनहेल कर लिया जाए, स्वेलो कर लिया जाए, देन इट इज डिलीटेरियस टू द ह्यूमन बॉडी। तो उस केस में अगर हर्ट कोज होता है तो ये पनिशमेंट रहेगी, अगर ग्रेवियस हर्ट कोज होता है तो ये वाली पनिशमेंट रहेगी, यानी कि मिनिमम 1 ईयर, मैक्सिमम 10 ईयर्स, या तो ये स्लैब हो सकता है प्लस फाइन, या फिर दूसरा स्लैब हो सकता है लाइफ इम्प्रिजनमेंट का भी। वो डिपेंड करेगा फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस के बेस पे कि कितना ग्रेवियस हर्ट कोज हुआ है। ग्रेवियस हर्ट में भी तो अलग अलग कैटेगरी हो सकती है। अब हो सकता है कि एक ग्रेवियस हर्ट ऐसा है जिससे 15 दिन के लिए वो इंसान क्या हुआ है, सीवियर बॉडी पेन में रहा है, लेकिन 15 दिन तो मिनिमम क्राइटेरिया है, हो सकता है इंसान 150 दिन के लिए भी सीवियर बॉडी पेन में रहा हो लेकिन ग्रेवियस हर्ट की कैटेगरी में ही आ रहा है, तो वो डिपेंड करेगा और उस बेस पे फिर पनिशमेंट को घटाया बढ़ाया जा सकता है। बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं पनिशमेंट में। ठीक है, तो ये आपका सेक्शन 118 है। आपको मेन हेडिंग याद रखनी है, कोजिंग ग्रीवियस हर्ट और कोजिंग हर्ट और ग्रीवियस हर्ट बाय यूजिंग डेंजरस वेपन। अब हम आते हैं सेक्शन 119 पे। सेक्शन 119 क्या कहता है, कोजिंग हर्ट और ग्रीवियस हर्ट टू एक्सटॉर्ट प्रॉपर्टी और टू कॉन्स्ट्रेन टू एन इलीगल एक्ट। वही सेम चीज है 119 में भी। क्या पहला क्लोज बात करता है हर्ट के बारे में, दूसरा क्लोज बात करेगा ग्रीवियस हर्ट के बारे में। क्या कहता है पहला क्लोज, whoever voluntarily causes hurt। ठीक है, वॉलंटरी कॉजेज हर्ट क्या होता है हमें पता है, इंटेंशन है, नॉलेज है, प्लस एक्ट सीरियस है हर्ट का। लेकिन पर्पस क्या है हर्ट कोज करने का, सिंपल हर्ट कोज किया है बट पर्पस भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर इनमें से कोई पर्पस है तो सजा बढ़ जाएगी। पहला पर्पस क्या हो सकता है, एक्सटोर्टिंग फ्रॉम सफरर, यानी जिसको हर्ट कोज किया है आप उससे एक्सटोर्ट करना चाह रहे थे। एक्सटोर्ट का मतलब होता है किसी से डरा के उसी के हाथों से कोई प्रॉपर्टी डिलीवर करा लेना। ठीक है, या फिर किसी कोई पर्सन है जो सफरर में इंटरेस्टेड है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई मुझे हर्ट कोज कर रहा है, ठीक है, अब वो जो सामने वाला जो प्रॉपर्टी मेरे से एक्सटोर्ट करना चाह रहा है वो हो सकता है मेरे हस्बैंड से चाह रहा हो सकता है मेरी मदर से चाह रहा हो सकता है मेरे फादर से चाह रहा हो, पर्सन इंटरेस्टेड इन सफरर। ठीक है, तो या तो वो उस पर्सन से जो सफरर है कोई प्रॉपर्टी एक्सटोर्ट करना चाह रहा है,
या फिर किसी ऐसे पर्सन से प्रॉपर्टी चाह रहा है जो सफरर में इंटरेस्टेड है कि अगर सफरर को नुकसान पहुंचता है तो उसको फर्क पड़ेगा, और वो हो सकता है उस डर से प्रॉपर्टी एक्सटोर्ट कर दे। एनी प्रॉपर्टी या फिर वैल्यूएबल सिक्योरिटी, या तो प्रॉपर्टी या फिर वैल्यूएबल सिक्योरिटी। वैल्यूएबल सिक्योरिटी क्या है? डेफिनेशन क्लोज में हमने पढ़ा था कि वैल्यूएबल सिक्योरिटी में कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके थ्रू कोई भी राइट, टाइटल क्रिएट हो रहा है, एक्सटिंग्विश हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, किसी भी तरीके से रिलिंक्विश हो रहा है, यानी कि एक पार्टी के राइट खत्म होकर दूसरे पार्टी के राइट शुरू हो रही है, या फिर कोई ऐसा पेपर जिसके थ्रू कोई पर्सन ये एक्सेप्ट कर लेता है कि मेरी लीगल लाइबिलिटी है, ठीक है, कहीं ना कहीं ऑब्लिगेशन क्रिएट कर रहा है किसी पर्सन पे, वो वैल्यूएबल सिक्योरिटी। तो अगर कोई किसी पर्सन से कोई प्रॉपर्टी या फिर वैल्यूएबल सिक्योरिटी एक्सटोर्ट करना चाह रहा है, जैसे कि कोई चेक लेना चाह रहा है, डरा धमका के, or of constraining the sufferer या any person interested in him to do anything which is illegal or facilitate the commission of an offense, या फिर उसका हर्ट कोज करने का पहला पर्पस तो ये हो सकता है कि वो प्रॉपर्टी या वैल्यूएबल सिक्योरिटी एक्सटोर्ट करना चाह रहा है सफरर से, या फिर सफरर के किसी नियर एंड डियर वन से, या फिर वो किसी सफरर को या उससे इंटरेस्टेड जो पर्सन है उससे कोई गलत काम करवाना चाह रहा है, कोई इलीगल काम कराना चाह रहा है। इलीगल क्या होता है? सेक्शन 2 क्लोज 15। इलीगल का मतलब विच इज एन ऑफेंस विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ और विच फर्निशेस ए ग्राउंड फॉर सिविल एक्शन, तीनों ही चीजें आती है। तो कोई ऐसा काम उससे करवाना चाह रहा है जो ऑफेंस है, जो प्रोहिबिटेड बाय लॉ है, या फिर जिसकी वजह से उसको सिविल लाइबिलिटी में जाना पड़ सकता है, ठीक है, या फिर फैसिलिटेट द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, कोई ऐसा काम करवाना चाह रहा है जिससे उसका ऑफेंस इजी हो जाए, उसका ऑफेंस कमिट हो जाए, फैसिलिटेट हो जाए, आराम से वो कर सके, ठीक है। अगर इस पर्पज से कोई किसी को हर्ट कोज करता है तो जो पनिशमेंट रहेगी वो 10 years प्लस फाइन रहेगी, लेकिन अगर ग्रीवियस हर्ट कोज करता है तो जो पनिशमेंट रहेगी वो या तो 10 साल या लाइफ इंप्रिजनमेंट प्लस फाइन। समझ में आ गया? 118 में वॉलंटरी कोजिंग हर्ट और ग्रीवियस हर्ट बाय यूजिंग डेंजरस वेपन। 119 में वॉलंटरी कोजिंग हर्ट और ग्रीवियस हर्ट, यहाँ पे पर्पस क्या है? टू एक्सटोर्ट प्रॉपर्टी और टू कॉन्स्ट्रेन एन इलीगल एक्ट। किससे प्रॉपर्टी एक्सट्रैक्ट करना चाह रहा है, एक्सटोर्ट करना चाह रहा है? या तो सफरर से या फिर फ्रॉम एनी पर्सन इंटरेस्टेड इन द सफरर, क्लियर है? या फिर उससे कोई इलीगल काम कराना चाह रहा है, कोई भी ऐसा काम कराना चाह रहा है जिससे रॉन्ग डूअर के लिए ऑफेंस करना इजी हो जाए, और उस काम को करवाने के लिए वो हर्ट कोज कर रहा है सफरर को, तो सजा कितनी है? 10 years प्लस फाइन। लेकिन अगर ग्रीवियस हर्ट कोज करना है तो 2 स्लैब है, या तो 10 साल की सजा प्लस फाइन या फिर लाइफ इंप्रिजनमेंट, क्लियर है? दोनों में फर्क है। यहाँ पे जो स्लैब था वो सिर्फ 10 साल नहीं था, उसमें मिनिमम भी प्रेस्क्राइब थे कि 1 से 10 साल, तो 6 महीने नहीं हो सकते उसमें, यहाँ पे 6 महीने भी हो सकती है क्योंकि 10 साल मैक्सिमम दे रखी है, क्लियर है? ये सेक्शन 118, सेक्शन 119। उसके बाद हम आते हैं सेक्शन 120 में। ये पनिशेबल क्यों हुआ? क्योंकि इसका जो मीन्स ऑफ डूइंग दैट है, जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया वो डेंजरस था। ये पनिशेबल क्यों हुआ? क्योंकि इसका पर्पस खराब था, टू एक्सटोर्ट द प्रॉपर्टी, एक ऑफेंस करने के लिए, कोई इलीगल एक्ट कराने के लिए। नेक्स्ट जो सेक्शन 120 है वो भी क्यों है? क्योंकि वहां पे भी पर्पस कुछ ऐसा ही है, हर्ट और ग्रीवियस हर्ट टू एक्सटोर्ट कन्फेशन और टू कंपेल रेस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी। अगर कोई पर्सन हर्ट या ग्रीवियस हर्ट, वही 2 क्लोज है, पहले में हर्ट दूसरे में ग्रीवियस हर्ट। अगर कोई पर्सन किसी सामने वाले को हर्ट कोज करता है, वॉलंटरी कोज करता है, यानी कि इंटेंशन या नॉलेज भी है प्लस हर्ट कोज भी किया है, ठीक है, किस पर्पज से करता है, क्या चाहता है वो सामने वाले इंसान से? वो कोई कन्फेशन एक्सटोर्ट करना चाह रहा है। कन्फेशन का क्या मतलब है? कन्फेशन का मतलब है जब मैं अपने रिगार्डिंग किसी भी ऑफेंस के कमीशन को एक्सेप्ट कर लूं कि हाँ मैंने चोरी की है, हाँ मैंने मर्डर किया है, मैंने उसके साथ मारपीट की है, ये होता है कन्फेशन। एडमिशन ऑफ गिल्ट क्या होता है? कन्फेशन होता है। तो ये क्या कहता है कि अगर कोई वॉलंटरी हर्ट कोज करता है, ग्रीवियस हर्ट कोज करता है, सेकंड क्लॉज में जब देखेंगे तो, और उसका पर्पस क्या है? एक्सटोर्टिंग कन्फेशन, किसी से कुछ कन्फेस करवाना। जरूरी नहीं है कि सामने वाला चाह रहा हो सकता है उसने क्राइम भी किया, लेकिन आप जबरदस्ती उससे ये नहीं कहलवा सकते कि इसने क्राइम किया। उसका एक लीगल प्रोसीजर है, एक मेथड है, वो आपको फॉलो करके उसका क्राइम प्रूव करना पड़ता है, ठीक है। जबरदस्ती मारपीट से किसी से कन्फेशन एक्सटोर्ट कराना ऑफेंस है, या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन निकलवाना जिससे क्या हो जाए, किसी ऑफेंस का या मिसकंडक्ट का डिटेक्शन हो जाए। कोई चीज कोई चोरी हुई है और आप सामने वाले को हर्ट कोज करके उससे इंफॉर्मेशन निकलवाना चाहते हो कि चोरी का जो सामान था, जो भी प्रोसीड्स उस चोरी से प्राप्त हुए वो कहाँ रखे हैं, कोई रोबरी हुई है, उस केस में आप ऐसा कर रहे हैं। तो अगर किसी से हर्ट कोज करके कोई कन्फेशन करवाया गया या फिर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन निकलवाई गई
जिससे डिटेक्शन ऑफ क्राइम इजी हो जाए। डिटेक्शन ऑफ क्राइम किसकी ड्यूटी है? जो लॉफुल अथॉरिटी है उनकी ड्यूटी है, पुलिस की ड्यूटी है कि वो इन्वेस्टिगेशन करे और वो निकाले क्राइम के रिगार्डिंग या मिसकंडक्ट के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन है। किसी से मारपीट करके अगर आप उससे इंफॉर्मेशन निकलवाते हैं तो हो सकता है वो मारपीट के डर से झूठी इंफॉर्मेशन भी निकाल दे, तो ये इनजस्टिस होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। तो इस वजह से इसको ऑफेंस की कैटेगरी में डाला गया है कि कोई भी किसी के साथ हर्ट कोज करके या ग्रीवियस हर्ट कोज करके अगर कोई कन्फेशन एक्सटोर्ट कराता है, कोई इंफॉर्मेशन एक्सटोर्ट कराता है जिससे डिटेक्शन ऑफ क्राइम इजी हो जाए, या फिर रिस्टोर करना चाह रहा है किसी प्रॉपर्टी को या वैल्यूएबल सिक्योरिटी को, कोई चोरी हुई, कोई डकैती हुई, या फिर किसी तरह से किसी की प्रॉपर्टी दूसरे के पास चली गई, कोई क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ जिसमें प्रॉपर्टी इन्वॉल्व और वो रिस्टोर करना चाह रहा है प्रॉपर्टी को। तो रिस्टोर करने का क्या तरीका है? लॉफुल मेथड है, आप कोर्ट के जरिए निकलवाइए। लेकिन अगर उससे मारपीट करके वो रिस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी चाह रहा है, रेस्टोरेशन ऑफ वैल्यूएबल सिक्योरिटी चाह रहा है, तो वो भी ऑफेंस की कैटेगरी में है। और टू सेटिस्फाई एनी क्लेम और डिमांड, या फिर मान लो कोई क्लेम है किसी का कि मैं इसमें इतने पैसे, और सामने वाले से आप वो क्लेम एक्सेप्ट करवाना चाह रहे हो, उसको फुलफिल करवाना चाह रहे हो, बट वो कर नहीं रहा है, तो आपके पास क्या तरीका है कि आप कोर्ट में जाइए, सिविल या क्रिमिनल केस जो भी आपका बनता है फाइल कीजिए। बट अगर कोई मारपीट करके सामने वाले से कोई क्लेम या फिर डिमांड सेटिस्फाई करवाना चाह रहा है और टू गिव इंफॉर्मेशन विच में लीड टू, या फिर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन चाह रहा है जिससे प्रॉपर्टी रिस्टोर हो जाए, उस केस में किसके साथ मारपीट करी? या तो उसी पर्सन के साथ जिससे आपने कन्फेशन लेना है, उसी पर्सन के साथ जिससे आपने कोई इंफॉर्मेशन निकलवानी है, उसी पर्सन के साथ जिससे प्रॉपर्टी रिस्टोर करनी है, ठीक है, जिसमें आपका कोई क्लेम है, या फिर आप मारपीट कर रहे हैं किसी ऐसे पर्सन के साथ जो जो सफरर है उसके साथ मारपीट कर रहे हैं, लेकिन आपने ये कन्फेशन किससे करवाना है? उसके भाई से करवाना है, कोई भी ऐसा पर्सन जिसमें वो इंटरेस्टेड है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो किसी ने क्राइम किया, ठीक है, या फिर नहीं भी किया, बट आप किसी पर्सन से कन्फेस करवाना चाह रहे हो, लेकिन आप मारपीट किसके साथ कर रहे हो? मारपीट कर रहे हो उसकी वाइफ के साथ, मारपीट कर रहे हो उसके छोटे भाई के साथ, उसके पेरेंट्स के साथ। तो वो उस मारपीट की वजह से, उस हर्ट की वजह से हो सकता है वो कन्फेस कर ले, हो सकता है जो इन्फॉर्मेशन आप निकलवाना चाह रहे हो वो रिवील कर दे, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि सफरर के साथ मारपीट हो तो सफरर से ही उन्होंने कन्फेस, किसी भी पर्सन से जो उसमें इंटरेस्टेड है, अगर वो ये चीजें निकलवाना चाहते हैं और उस एवज में अगर हर्ट कोज करते हैं, तो जो पनिशमेंट है वो कितनी रहेगी? अगर सिंपल हर्ट कोज किया है तो 7 साल तक की सजा प्लस फाइन, और अगर ग्रीवियस हर्ट कोज किया है तो 10 साल तक की सजा प्लस फाइन। समझ में आ गया? ये था डेंजरस वेपन 118। 119 में क्या था? टू एक्सटोर्ट प्रॉपर्टी और रेस्ट्रेन टू एन इलीगल एक्ट। 120 में, 119 में हो गया। 120 में क्या है? कन्फेशन या फिर कोई इंफॉर्मेशन निकलवाना या फिर रेस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी सीक करना। अब आता है सेक्शन 121। सेक्शन 121 क्या कहता है? ये पनिशेबल क्यों था? क्योंकि वेपन हार्मफुल था। ये पनिशेबल क्यों था? पर्पस खराब था। 120 भी पनिशेबल क्यों है? पर्पस खराब है। 121 पनिशेबल क्यों है? क्योंकि जिसके साथ आप हर्ट या ग्रीवियस हर्ट कोज कर रहे हो वो कौन है? वो पब्लिक सर्वेंट है। क्लियर है? तो ये कहता है कि अगर कोई किसी को वॉलंटरली हर्ट या ग्रीवियस हर्ट कोज करता है, किस पर्सन के साथ? जो आपका सफरर है वो कौन है? पब्लिक सर्वेंट है जो अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज कर रहा है। जब वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में है, डजंट मैटर, वो इंडिविजुअल ही कंसिडर होगा। लेकिन जब वो अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज कर रहा है, कोई पुलिस ऑफिसर आया है अरेस्ट करने के लिए, ठीक है, कोई जुडिशियल मजिस्ट्रेट आया है कोई रिपोर्ट लेने के लिए, कोई सिंपल मजिस्ट्रेट आया इंक्वेस्ट रिपोर्ट बनाने के लिए, तो इस तरह से अगर कोई पब्लिक सर्वेंट लॉफुल डिस्चार्जिंग ऑफ हिज ड्यूटी कर रहा है और उस टाइम पे हर्ट कोज किया जाता है, किस इंटेंशन के साथ? या तो आप उस पर्सन को डराना चाह रहे हो, उसको उसकी ड्यूटी से डेविएट करना चाह रहे हो, प्रिवेंट करना चाह रहे हो, ताकि जो एक्चुअल, मान लो कोई पुलिस वाला आया आपसे कोई रिपोर्ट लेने, आप चाहते नहीं हो कि ये चीजें उसको पता लगे, वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, आपने उसके साथ मारपीट की, क्यों? ताकि जो चीज आप प्रिवेंट करवाना चाह रहे हो कि वो ना लिखे, उस जैसे ही वो लिखता है आप उसके साथ मारपीट कर रहे हैं, तो आप उसको अपने लॉफुल जो उसकी ड्यूटी है उससे डेविएट करना चाह रहे हो, प्रिवेंट करना चाह रहे हो कि वो फुलफिल ना करे, ठीक है। और इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ एनीथिंग डन इन ड्यूटी, या फिर उसने कुछ अपनी ड्यूटी पे अपना लॉफुल काम किया और आपको वो पसंद नहीं आया, उस एवज में आपने उसको हर्ट कोज किया, तो जो सजा है सिंपल हर्ट के लिए 5 साल या फिर फाइन या फिर दोनों, और ग्रीवियस हर्ट के लिए मिनिमम 1 साल, मैक्सिमम 10 ईयर्स प्लस फाइन। ये स्लैब जो है पनिशमेंट के पढ़ लेना। ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि हर सेक्शन का आप पनिशमेंट को मतलब ऐसे दिमाग में आप रखें,
ठीक है, बार बार रिवाइज करो, जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं उनके आपको याद करनी पड़ेंगी, जो बेसिक है वो भी याद करनी पड़ेंगी। जैसे हर्ट की आपको पता होनी चाहिए, ग्रीवियस हर्ट की पता होना चाहिए, और फिर जो इंपॉर्टेंट सेक्शन 122 है उसकी आपको पता होनी चाहिए। अब हम आते हैं सेक्शन 122 पे। सेक्शन 122 क्या कहता है कि अगर मान लो किसी ने हर्ट कोज किया, जो हम पढ़ रहे थे ना, जब सिंपल हर्ट की पनिशमेंट पढ़ेंगे तो भी, ग्रीवियस हर्ट की पनिशमेंट पढ़ेंगे तो भी, सेक्शन 118 पढ़ा तो भी, तो हम पढ़ते हैं एक्सेप्ट इन द केसेस प्रोवाइडेड इन सेक्शन 122। तो 122 में ऐसा क्या है? 122 ध्यान से सुन लेना, सेक्शन नंबर याद कर लेना। ये कहता है कि अगर किसी पर्सन ने हर्ट कोज किया या फिर ग्रीवियस हर्ट कोज किया, दोनों क्लोजेस को मैं साथ में डील कर रही हूँ। अगर हर्ट या ग्रीवियस हर्ट कोज किया, क्यों किया? क्योंकि वो प्रोवोक हुआ। मर्डर के केस में पहला एक्सेप्शन पढ़ा था हमने कि अगर मर्डर कोज होता है सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन की वजह से, तो लायबिलिटी घट जाती है, कल्पेबिलिटी घट जाती है, और वो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर में आ जाएगा। वैसे ही सेम सेक्शन 122 क्या कहता है कि अगर किसी ने हर्ट कोज किया किस पर्सन के साथ, जिसने उसको ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन दी है, ठीक है, या फिर ग्रीवियस हर्ट कोज किया किस पर्सन के साथ, जिसने उसको ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन दी। क्लियर है? तो उस केस में जो हर्ट के लिए सजा है वो कितनी हो जाएगी? 1 महीने की सजा या फिर 5,000 का फाइन, या फिर दोनों। बहुत कम सजा होगी, ठीक है। जनरल कितनी है? 1 साल। अगर सडन प्रोवोकेशन या ग्रेव प्रोवोकेशन की वजह से किया है तो कितनी हो जाएगी? 1 महीना, या फिर 5,000 रुपए तक का फाइन, या फिर दोनों। और अगर सडन प्रोवोकेशन की वजह से ग्रीवियस हर्ट कोज किया तो जो सजा 7 साल थी वो कितनी हो जाएगी? 5 साल। जो फाइन अनलिमिटेड था उस फाइन की लिमिट हो जाएगी 10,000, या फिर दोनों चीजें भी हो सकती है। अच्छा, अब मान लो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन ए को दी बी ने, क्लियर है? ए को बी ने ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन दी। अब वो बी को मार रहा है उस ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन की वजह से, ठीक है, और बाई चांस बी हट जाता है, सी को लग जाती है, तो क्या जो सी को लगी उस चीज के लिए ए लायबल होगा? नहीं होगा। जब आप सेक्शन की लैंग्वेज पढ़ेंगे तो उसमें यह भी है कि आपकी जो इंटेंशन है वो उस पर्सन को मारपीट कोज करने की है जिसने आपको ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन दी है, दूसरे की नहीं है आपके, ठीक है। तो आपकी लायबिलिटी सिर्फ उतनी ही रहेगी, कितनी? 1 मंथ, 5,000, या फिर बोथ। सिंपल हर्ट के लिए और ग्रेवियस हर्ट के लिए 5 साल, या फिर सजा जो फाइन होगा वो 10,000, या फिर बोथ। क्लियर है? अच्छा, इसके बाद इसके साथ एक एक्सप्लेनेशन अटैच्ड है। एक्सप्लेनेशन क्या कहती है कि ये जो सेक्शन है जिसमें ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन की बात हुई है, इसके साथ कुछ एक्सेप्शन भी रहेंगे। वो एक्सेप्शन कौन से होंगे? जो सेक्शन 101 के प्रोवाइजो में दे रखे हैं। सेक्शन 101 का फर्स्ट एक्सेप्शन बात करता है ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन की, ठीक है। अब ये जो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन है ये कह रहा है जो उसके साथ एक्सेप्शन अटैच्ड है ना, फर्स्ट क्लोज के साथ, फर्स्ट एक्सेप्शन के साथ, वो यहाँ पे भी अटैच होंगे। क्या क्या है? ठीक है, आप ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन के लिए कम लायबल रहेंगे, लेकिन उसके साथ 3 बातें कह रखी है। पहली चीज तो जो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन है वो आपका सेल्फ इंड्यूस्ड नहीं होना चाहिए कि आपने जानबूझ के सामने वाले को छेड़ा ताकि वो आपको कुछ उल्टा सीधा बोले और आप ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन का डिफेंस लेके उसके साथ मारपीट करें, पहला। दूसरा, अगर मान लो कोई पब्लिक सर्वेंट अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है और आप कहते हैं कि मुझे तो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन हुई, कोई पुलिस वाला आया, उसने आपको अरेस्ट करने की कोशिश की, जैसे ही आपको हाथ लगाया आपने कहा मैं तो प्रोवोक हो गया, ये ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन है, ये भी डिफेंस अवेलेबल नहीं रहेगा। और तीसरी चीज क्या है कि अगर सामने वाला अपना प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर रहा है, आप उससे प्रोवोक नहीं हो सकते। आपने किसी के साथ कोई मारपीट की या किसी की कोई प्रॉपर्टी उठाने की कोशिश की, उसने आपके साथ मारने की कोशिश की अपनी प्रॉपर्टी या अपनी बॉडी बचाने के लिए, आप कहते हो कि जैसे ही उसने मुझे मारा मैं तो प्रोवोक हो गया और आपने सामने वाले को हर्ट या ग्रेवियस हर्ट कोज कर दिया। नॉट, दिस डिफेंस विल नॉट बी अवेलेबल टू रॉन्ग डूअर। क्लियर है? तो ये कहता है कि एक्सप्लेनेशन में कि जो प्रोवाइज एक्सेप्शन 1 है किसका, सेक्शन 101 मर्डर का, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, उसके साथ 3 बातें अटैच्ड हैं कि ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन इस तरह का नहीं होना चाहिए, तो वही सेम बातें इसके साथ भी अटैच्ड मान जाएंगी। तो इसके बाद हम आते हैं सेक्शन 123। सेक्शन 123 क्या कहता है कि अगर कोई हर्ट या ग्रीवियस हर्ट कोज करता है, देखो यहाँ पे डेंजरस वेपन का यूज किया 118 में, 119 में पर्पज खराब, 120 में पर्पज खराब, 121 में जो सफरर है वो पब्लिक सर्वेंट है, 122 में ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन वाली बात है, 123 में फिर मीन्स पे आ जाते हैं कि जो हर्ट या ग्रीवियस हर्ट यूज किया है, कोज किया है, उसके लिए मीन्स का यूज किया। अगर कोई मीन्स यूज किया जैसे कि पॉइजन, किसी को पॉइजन एडमिनिस्टर कराना, किसी को कोई स्टूपिफाइंग ऑब्जेक्ट, कोई और नशीला पदार्थ, अनहोलसम ड्रग्स है, इंटॉक्सिकेटिंग कोई ऐसा पदार्थ देना
जो उसकी बॉडी के को हर्ट कोज करे। ठीक है, अगर हर्ट सिंपल हर्ट कोज किया है और आपकी इंटेंशन या नॉलेज थी कि मैं क्या करने वाला हूं, या फिर हर्ट कोज किया या ग्रीवियस हर्ट कोज किया, दोनों का सेम क्लोज में डील किया हुआ है, सेम सजा है 10 साल प्लस फाइन, अप टू 10 इयर्स प्लस फाइन। ठीक है, ये आपका सेक्शन 123 समझ में आ गया। सेक्शन 124 ड्रग एसिड अटैक से रिलेटेड है, और 125 पर्सनल सेफ्टी, जब दूसरों के आप थ्रेटन करते हैं, उससे रिलेटेड है। ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे। उससे पहले आपको ये सेक्शन नंबर याद करने, 114 में हर्ट है, 115 में वॉलेंटरी कोजिंग हर्ट है, 116 में ग्रीवियस हर्ट डिफाइन है, 117 में वॉलेंटरी कोजिंग ग्रीवियस हर्ट है। उसके बाद 118 में डेंजरस वेपन का यूज हुआ है। 119 में जो पर्पस था वो खराब था। क्या पर्पस था? एक्सटोर्टिंग द प्रॉपर्टी और कोई इलीगल एक्ट करवाना। 120 में फिर पर्पस खराब है, एक्सटोर्ट कन्फेशन, जैसे कि कोई पुलिस वाला है, किसी को मार पीट के उससे कोई चोरी की हुई प्रॉपर्टी रिकवर करना चाह रहा है, वो पुलिस वाला लायबल है किस सेक्शन के अंडर? सेक्शन 120 के अंदर। कोई इंफॉर्मेशन निकलवाना चाह रहा है, ठीक है, ये सब इनकी लायबिलिटी हो जाती है सेक्शन 120 में। और उसके बाद सेक्शन 121 क्यों है? क्योंकि किसी पब्लिक सर्वेंट को आप डेटर कर रहे हैं। 122 में ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन। 123 में फिर हम मीन्स पे आ जाते हैं कि उसने कोई पॉइजन का यूज किया, कोई इंटॉक्सिकेटेड सब्सटेंस का यूज किया, कोई अनहोलसम ड्रग का यूज किया, कोई स्टूफिफाइंग सब्सटेंस किसी को एडमिनिस्टर करवाया, या किसी तरह से भी उसकी बॉडी में इनहेल करवा दिया आपने, और उसकी वजह से उसको हर्ट कोज होता है। अब वो हर्ट सिंपल डिस्क्रिप्शन का भी हो सकता है, वो ग्रेवियस का भी हो सकता है। सजा कितनी हो सकती है? अप टू 10 इयर्स प्लस फाइन। क्लियर है? 2 सेक्शन इसके बचते हैं, उसके बाद रॉन्गफुल रेस्टेंट रॉन्गफुल कंसेंट। थैंक यू।